नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर आर। ठीक है, देखिए कंडीशन ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर आपके पास डायरेक्टली 158 पर जाता है। ठीक है, तो 158 में जैसे कि नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है आपके पास 158 कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। 158 के क्लॉज 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, द गवर्नर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट। If such a person is a member of parliament or the legislature of a state, then his office in parliament or legislature of the state shall become vacant from the date of appointment as governor। ठीक है, पहली बात तो आपके पास वो मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का। ठीक है, और अगर है भी तो ठीक है, उसको वो आपके पास पोस्ट छोड़नी पड़ेगी जब वो आपके पास गवर्नर के लिए अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, गवर्नर शैल नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई और मतलब कि ऑफिस भी नहीं होल्ड कर सकता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होल्ड कर सकता गवर्नर की पोजीशन में रहते हुए। ठीक है, और 153 क्लॉज 3 भी देख लेते हैं, द गवर्नर शैल हैव फ्री रेजिडेंस एंड सच सैलरी अलाउंसेस एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, आर्टिकल 154 आपका सैलरीज अलाउंसेस ईटीसी ऑफ द गवर्नर नॉट टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है, हाँ मतलब कि वो जो भी आपके पास अलाउंसेस एंड सैलरी चल रही हैं उसके टर्म में रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, उसके बाद आप रिड्यूस कर सकते हो। एट प्रेजेंट द सैलरी ऑफ द गवर्नर हैज बीन फिक्स्ड 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछ रहा है, द कंडीशन फॉर तो द कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर आर ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए आपके पास 157 में दिया हुआ है, ये तो 157 आपके पास क्या कहता है, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 35 साल की एज होनी चाहिए। तो आपके पास ये पार्ट तो नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है इसके अंदर पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट आपके पास ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो ये चीज 158 में है, नीचे पढ़ भी लिया हमने। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ ये बात भी सही है, यही आपके पास आर्टिकल 158 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है आपके पास ये। ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। देखिए यहाँ पर दो चीजों को मिक्स किया गया 157 और 158 ताकि आप उलझ जाएं। ठीक है, तो आपको उलझना नहीं है, आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट है ये 157 के हैं। ठीक है, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपके पास वो सेकंड बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमने इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर आर डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, अच्छा कहाँ से लिए जाते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस गवर्नर के लिए, बस आर्टिकल 202 आपके पास क्या कहता है, 202 हमें बताता है कि आप ये आपके पास इस चीज से रिलेटेड है कि आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना होगा स्टेट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट 202 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है आपके पास, तो आर्टिकल 202 क्लॉज 3 का कहता है कि जितना भी आपके पास खर्चा होगा वो आपके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ना कि इंडिया। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर सही आंसर बनता है 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, ये आपके पास किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 157 में आपके पास दो कंडीशंस हैं, दैट सिटीजन ऑफ इंडिया और आपके पास 35 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें से एक कंडीशन हो रही है आपके पास रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ राजस्थान, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। हाँ बात सही है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ही कैन बी गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, ही कैन बी द गवर्नर फॉर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ये आपके पास आर्टिकल 153 आता है। ठीक है, आर्टिकल 153 में आपके पास जो 7th शेड्यूल है, ठीक है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसका आपके पास 6th पार्ट। ठीक है, तो गवर्नर रहते हुए आपके पास वो किसी लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता, तो ये आपके पास गलत है। तो यहाँ पर 1 2 4 ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मेट ऑफ ओथ ऑफ गवर्नर गिवन। देखिए आपके पास कौन से में आपके पास ओथ गिवन है, आपके पास ध्यान है क्या आपको। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके पास आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 तो आपके पास रिलेटेड है कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, जिसके लिए हमने अभी क्लॉज देख ली है। इससे पहले आपके पास क्या है, आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 आपके पास क्या बताता है, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आ गया 159। 159 आपके पास बताता है ओथ। ठीक है, ओथ आपके पास गवर्नर की। ठीक है, यह किसके आगे होती है, ये आपके पास होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पे। ठीक है, और अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो आपका सीनियर मोस्ट जज के सामने ये ओथ ली जाएगी। अच्छा, आर्टिकल 154 आपके पास किसके लिए था, हाँ आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, और आर्टिकल 155 आपके पास गवर्नर किस कौन चुनेगा, इंडियन प्रेसिडेंट चुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है ओथ के लिए वो आपके पास आर्टिकल 159 बनता है, ये सही आंसर है। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है ओथ और एफर्मेशन बाय गवर्नर, आर्टिकल 159। एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नर shall on entering upon his office make and subscribe before the chief justice of the high court exercising jurisdiction in relation to the state or in his absence before the senior most judge of the court available।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोर्स। ठीक है, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शेल मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ ऑफ एफर्मेशन। तो देखिए ओथ आपके पास किसके अंदर है, आर्टिकल 159। ठीक है, और किसके सामने ली जाती है, याद होना चाहिए आपको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन इज गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो थर्ड शेड्यूल है आपके पास, जो थर्ड शेड्यूल है आपके पास, उसके अंदर जितनी भी ओथ्स हैं वो दी हुई हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन टू मेड बाय यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सारों की है, स्टेट लेजिस्लेटर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, CAG, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर गवर्नर तो नहीं आया। ठीक है, तो बस इसने यहाँ पर ऐसे लिखा भी नहीं हुआ वैसे कि आपके पास गवर्नर के बारे में बात की जाए। द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन इज गिवन इन द, कहता अभी ओथ दी हुई है आपके पास थर्ड शेड्यूल में, ऐसे नहीं कहा उसने, ओथ गवर्नर की ओथ दी हुई है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट बनता है। द गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ और एफर्मेशन बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एकदम सही है, और इन एब्सेंस बिफोर द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी सही है। द प्रोसीजर फॉर द ओथ एफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 159 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही, आर्टिकल 159 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है आपके पास A, C और D। ऐसा कैसे हो सकता है, B क्यों नहीं है? ठीक है, मैं बी भी सही मानता हूँ इसके अंदर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक खेला गया, द फॉर्म ऑफ ओथ एफर्मेशन, द फॉर्म ऑफ ओथ। देखिए क्या पता मतलब मैं तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा हो द फॉर्म ऑफ ओथ और गवर्नर। ठीक है, एंड द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, पर यहाँ पर बेसिकली गवर्नर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी गवर्नर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी गवर्नर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या पता सेकंड ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर किया हो इन्होंने। ठीक है, तो वैसे नहीं तो इसका क्वेश्चन आंसर फोर्थ ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको समझ तो आएगा वैसे ये। हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल 160 से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आर्टिकल 160 आपके पास क्या कहता है, अगर आर्टिकल 160 आपके पास कहता है इफ देयर इज अ वैकेंसी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपके पास अपॉइंट कर सकता है कोई अनदर पर्सन जो कि गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई वैकेंसी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी पावर जाती है वो आपके पास प्रेसिडेंट को जाती है। तो प्रेसिडेंट आपके पास आगे कोई अनदर पर्सन अपॉइंट कर सकता है, जो कि अनदर पर्सन अपॉइंट हु विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव बनता है यहाँ पर। ठीक है, जो एक सही मतलब कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव पे जाना चाहूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच राइट डज द गवर्नर नॉट हैव। तो यहाँ पर आपके पास देखिए पहला आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर तो करता है आपके पास ही है ना, तो इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। तो आर्टिकल 164 का क्लॉज 1, तो ये क्या कहता है आपके पास, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और जो अदर मिनिस्टर्स होंगे वो आपके पास गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, पर वो किसके एडवाइस पे करेगा, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे करेगा। तो 164 आपके पास ये था। नेक्स्ट इसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो ये इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, तो ये सेम ही है इसके अंदर। तो इसके अंदर है पॉइंट मेरे पास, द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट टू पार्डन द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। अच्छा, ये हमने देखा था ना कि आपके पास थी कि आपके पास पार्डन, डिप्रेशन, रिस्पाइट, सस्पेंड कर सकता है आपके पास कोई भी आपके पास सेंटेंस को। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में थी, ये आपके पास आर्टिकल 161 में थी। तो ये गवर्नर के पास पावर होती है। ठीक है, तो ये भी पास एग्जीक्यूटिव की पावर्स है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की पावर्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए ऐसा भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपके पास किसके अंदर आता है वैसे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट 217 आर्टिकल के क्लॉज 1 में आता है ये। ठीक है, और उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है वैसे, हाई कोर्ट्स के जजेस का ये प्रेसिडेंट करता है, बाय प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन की जाती है पहले गवर्नर ऑफ स्टेट से, कंसल्टेशन की जाती है, और सिर्फ कंसल्टेशन है इसके अंदर, कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे कि यहाँ पर पूछा गया डज नॉट हैव, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा हो गया। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल 161, द गवर्नर हैज द पावर टू पार्डन, रिप्राइव, स्टॉप, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपके पास 26th क्वेश्चन, द गवर्नर शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ ओके। अब देखिए हम 160 वाली सीरीज में आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको वापस बता दूं कि आपके पास रिवाइज कर लें थोड़ा सा। आर्टिकल 160 क्या था आपके पास, वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ गवर्नर। कहता है जब आपके पास कोई गवर्नर एब्सेंट है, एब्सेंस
ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो आपके पास प्रेसिडेंट किसी भी अनदर पर्सन को उसका चार्ज डिस्चार्ज करवा सकता है, ठीक है। 161 अभी ऊपर पढ़ के आए, 161 आपके पास कोई भी पार्डन, रिप्राइव, स्टॉप और रिमीट और कम्यूट करा सकता है कोई भी पनिशमेंट को, ठीक है, जो भी पर्सन को मिली हुई है, हु इज कन्विक्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर कन्विक्टेड वाले के ऊपर है ये, कन्विक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास है अब, हाँ, अब इसके अंदर पूछ रहा है 162 में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसके अंदर देखिए 162 आपके पास क्या, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, और आपके पास आर्टिकल 163 आपके पास क्या है फिर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। अच्छा, इसके क्लॉज 1 देख लेता हूं मैं। क्लॉज 1 आपके पास क्या, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर हेडेड बाय द सीएम, ओके। तो आपके पास सीएम की सलाह पर मतलब कि उसे एड एंड एडवाइस दी जाएगी, ठीक है। 163 क्लॉज 2 आपके पास, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल, ठीक है। जो गवर्नर ने आपके पास डिसीजन दे दिया, ठीक है, उसके डिस्क्रिशन में, तो वो आपके पास क्या फाइनल होगा। 163 क्लॉज 3 आपके पास कहता है वेदर द मिनिस्टर गेव एनी एडवाइस टू द गवर्नर and if so what advice they gave, this question shall not be inquired into any court। कर कोर्ट में नहीं उठा सकते क्वेश्चन आप, मतलब कि मिनिस्टर ने अगर उसको सलाह भी दे दी कोई इस बात के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नर शैल डिस्चार्ज इस फंक्शन एक्सेप्ट इन द एक्सेस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ आपके पास द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, 163 क्लॉज 2, क्लॉज 2 आप पढ़ सकते हैं, डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी, क्लॉज सॉरी 163 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस द गवर्नर हेडेड बाय द सीएम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। कई को सोचते हैं कि भी सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर रहे हैं, ठीक है, ओके, या फिर सीएम ही बता रहा है, ओके। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 160 बताइए क्या था, आर्टिकल 160 आपके पास, हाँ जी, वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ स्टेट। आर्टिकल 161 बताइए, हाँ जी, आर्टिकल 161 आपके पास है रिपीशन, पार्डन्स, पार्डन, रिस्पेंड और रिमिट कर देना कोई भी कन्विक्टेड सेंटेंस को, ठीक है। और आर्टिकल 162 आपके पास क्या था, अभी पढ़ के आए आपके पास, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए आर्टिकल 164 पर, ठीक है। अब आर्टिकल 164 आपके पास क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 164 आपके पास क्या है, आर्टिकल 164 आपके पास अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पास गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, इस सिंप्लीफाइड वे में बताया तो आपको मैं, ठीक है। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो आपके पास गवर्नर से अपॉइंट करेगा, ठीक है, पर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और मिनिस्टर जो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 164 हो गया। अब चलते हैं 165 पर। 165 हमें क्या बताता है, पहला हमारे पास 165 ही आ गया, ठीक है। तो 165 आपके पास है एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में बताता है कि आपके पास हर एक गवर्नर, हर एक स्टेट का गवर्नर आपके पास एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो कि आपके पास क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसे एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर लीगल एडवाइस अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे वर्ड में देखा जाए कि आपके पास ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 years और ऑफ प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 years, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर थोड़ा सा और मैटर लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं हमने, कि आपके पास इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट और असाइन टू हिम टू परफॉर्म सच फंक्शन एज आर कंसर्न्ड ऑन हिम और अंडर हिज कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 165 है आपके पास, यहीं पर ही आता है आपके पास, अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, ठीक है। आर्टिकल 170 देख लेते हैं। आपके पास आर्टिकल 170 क्या है, आर्टिकल 170 आपके पास बेसिकली है कि आपके पास कंपोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली की, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्यों कहा जा रहा है कि आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि जो विधानसभा है, ठीक है, जो मेंबर्स यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पीपल ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट में, ठीक है, वो आपके पास 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और वो आपके पास 40 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ अदर स्मॉल स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है, जैसे कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, वहां पर आपके पास ये जो संख्या है आपके पास 40 से भी कम है, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल है, ठीक है। आर्टिकल 160 बात कीजिए तो आर्टिकल 160 तो अभी देख के वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ गवर्नर, अगर गवर्नर आपके पास एब्सेंट है तो आपके पास प्रेसिडेंट किसी भी अनदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 158 के बारे में बात करूं तो आर्टिकल 158 आपके पास क्या है, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर में आपके पास क्या क्या था, कि गवर्नर आपके पास किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। वो आपके पास
अगर वो मेंबर है तो उसको वो सीट वैकेंट करनी पड़ेगी जब वो आपके पास गवर्नर के ऑफिस में एंटर करेगा। ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। ठीक है, वही आपके पास अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स और ये सब कुछ आता है उसके अंदर। ठीक है, सैलरी 3.5 लाख होती है। ठीक है, तो 158 के अंदर सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। Who is authorized to advise the state government on legal matters? तो अभी तो देख के एडवोकेट जनरल। ठीक है, अटर्नी जनरल नहीं है, देख फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। चीफ जस्टिस भी नहीं है, हाई कोर्ट भी नहीं है, एडवोकेट जनरल। और 21 आर्टिकल में लिखा हुआ है आपके पास। हाँ जी, ये आपके पास लिखा हुआ है आपके पास आर्टिकल 165। ठीक है, आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है आपके पास ये। Which statement is wrong? The Advocate General of the state is appointed by the Chief Justice of the High Court. ना भैया, चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट करता, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। और लिखा हुआ आर्टिकल 165 में। ठीक है, आर्टिकल 165 में लिखा हुआ आपके पास एडवोकेट जनरल बाय गवर्नर। ठीक है, एंड ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एट दिस प्लेस। ठीक है, एट दिस पोस्ट। द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो जो रिम्यूनरेशन है वो भी आपके पास कौन करता है? गवर्नर ही करता है एडवोकेट जनरल के लिए। ये भी आपके पास आर्टिकल 165 के किसी क्लॉज में लिखा हुआ आपके पास है, जिसमें आपके पास अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज और रिम्यूनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में बात की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द स्टेट गवर्नर ऑन लीगल मैटर्स। हाँ, ये बात सही है आपके पास, ये है आपके पास लीगल मैटर्स पे आपके पास वो एडवाइस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एप्लीकेबल है। ठीक है, 165 में ये भी। द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो हाँ, ये एक तरह से हम सही कह सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि गवर्नर आपके पास अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, ईच फॉर ईच स्टेट अ गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर अ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एडवोकेट जनरल अपना ऑफिस तभी तक होल्ड कर सकता है, एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ओनली। ठीक है, देखिए ये आपके पास वैसे तो क्लियरली मेंशन नहीं है ये। ठीक है, पर ये कन्वेंशन बेस पे हम ले सकते हैं, यहाँ पर कन्वेंशन बेस पे ले सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन बेस पे आपके पास क्या है, जैसे आप आर्टिकल 176 देखते हैं। आर्टिकल 76 क्या कहता है कि आपके पास अटर्नी जनरल आपके पास अटर्नी जनरल होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके आपके पास कन्वेंशन के बेस पर ये बात ट्रू बन जाती है। ठीक है, तो सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है। आपके पास फर्स्ट ट्रू नहीं है कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है 165 के थ्रू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Who is authorized to advise the state government in legal matters? देखिए वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ही एडवोकेट जनरल ही करता है। तो ठीक है, तो एडवोकेट जनरल हो गया आपके पास। ठीक है, स्टेट मैटर्स के लिए। तो ओके, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके पास। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं करता, गवर्नर करता है, आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। हाँ, ये बात सही है आपके पास, आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है ये भी। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द स्टेट गवर्नर ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, ये बात भी सही है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास कन्वेंशन बेस पे था आर्टिकल 74 पे, जैसे कि अटर्नी जनरल आपके पास अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेम द थिंग हैपेंस हियर, द एडवोकेट जनरल होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये करेक्ट बन गया, मतलब के हिसाब से ये रॉन्ग था स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द एडवोकेट जनरल हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, हाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, पर हाँ वो वोट नहीं कर सकता है। देखिए इसके बारे में मैंने बात भी की थी ना। ठीक है, ये भी आपके पास आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 165 है, एडवोकेट जनरल बाय गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ये तो सही है, ये गलत है आपके पास बात। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनता है। ओके ओके, 34th क्वेश्चन। Which of the following statement is correct? The Office of Advocate General Rajasthan came into existence on the formation of State of Rajasthan as per the State Reorganization Act 1956. देखिए ये बात सही है, जब आपके पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ था। ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, ये एग्जिस्टेंस में आया था। तब आपके पास एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान का ऑफिस एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, और जीसी कासलीवाड़ा आपके पास फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे राजस्थान स्टेट के। तो आपके पास दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द क्रिएशन ऑफ राजस्थान स्टेट by the Reorganization Act 1956. Shri G.C. Kasliwala was nominated as the first Advocate General of the newly created Rajasthan. The Office of Advocate General pleads all types of cases related to the Rajasthan government. The main bench of the AG office in Jodhpur and its branch in Jaipur. ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। How members are nominated by the governor
इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो गवर्नर कितने मेंबर आपके पास अपॉइंट नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट कर सकता है इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए यहाँ पर आता है आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 आपके पास क्या कहता है, आर्टिकल 171 आपको अलाउ करता है गवर्नर को टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो 1/6 मेंबर आपके पास पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर किसके अंदर आपके पास है, देखिए आपके पास आर्टिकल 172, ठीक है। तो आपके पास ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, ये स्टेट करता है आपके पास। तो यहाँ पर क्या है, एवरी लेजिस्लेटर असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सेशन। तो आपके पास टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर कहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास 172 में लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ राजस्थान। सेकंड ग्रेड में आ रखा है ये। टू समन द असेंबली, टू अडजर्न द असेंबली, टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली और टू लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी अडजर्न्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं 174 पढ़ना चाहूंगा। आर्टिकल 174 ऑफ सेशंस प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। तो आर्टिकल 174 क्या है आपके पास, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्वीन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट। ओके, तो यहाँ पर कन्वीन का क्या मतलब है, कन्वीन का आपके मतलब है कि आपके पास उनको मीटिंग के लिए इकट्ठा करना, कॉन्फ्रेंस के लिए, असेंबली के लिए इकट्ठा करना, ठीक है। तो गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके पास लेजिस्लेटर के सेशन के लिए उनको कन्वीन कर सकता है, बट नॉट मोर देन 6 months shall elapse between the date fixed for the last meeting of one session and the first meeting of the next, ठीक है। तो कहता पर दो जो आप सेशन कन्वीन करने वाले हो, ठीक है, उनके बीच में जो गैप है आपके पास 6 महीने से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। 174 क्लॉज 2 में देख लेते हैं, गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द सेशन, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। देखिए यहाँ पर वर्ड जो हुआ है यूज प्रोरोग, प्रोरोग का मतलब आपके पास ये है कि असेंबली को फॉर्मली एंड कर देना, ठीक है। इट इज लाइक प्रेसिंग पॉज ऑन द लेजिस्लेटिव वर्क, ठीक है, ऐसा है कुछ। डिसॉल्व का मतलब आपके पास क्या है, डिसॉल्व का मतलब ये हो गया कि आपके पास ऑफिशियली, ठीक है, असेंबली का एंड कर देना, टर्मिनेट एग्जिस्टेंस ऑफ दैट असेंबली, टर्मिनेट ही खत्म कर देना, मतलब कि आगे से असेंबली लगेगी नहीं ये वाली, ठीक है। ये तो हो गया मतलब पॉज, ये हो गया आपके पास खत्म, डिसॉल्व, ठीक है। ये असेंबली आपके पास खारिज कर दी इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास नॉट वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ राजस्थान। संबंध असेंबली, देखिए संबंध इकट्ठा करना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एडजर्न द असेंबली। तो देखिए एडजर्न द असेंबली नहीं है यहाँ पर आपके पास, एडजर्न का आपके पास ये मतलब हो गया जो आपका सिंगल सिटिंग है, ठीक है। सिंगल सिटिंग किसी जो मीटिंग हो रही है आपका सिंगल डे में जो खत्म हो रही है उसको एडजर्न नहीं किया जा सकता, उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोरोग द हाउस है इसका मतलब ये है कि जो सेशन चल रहा है उसको पॉज पे रखा गया एक बार, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो एडजर्न इसके अंदर काउंट नहीं होता। टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये काउंट है इसके अंदर, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली बी पार्ट में। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो बनता है वो सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वर्ड्स आर डन बाय द गवर्नर, ठीक है, टू एडजर्न द असेंबली, ठीक है, टू डिसॉल्विंग द असेंबली, एडजर्नमेंट ऑफ द असेंबली, टू कन्वीन द सेशन ऑफ द असेंबली। कन्वीन तो हमने देखा था, कन्वीन तो आपके पास है ना आर्टिकल 174 में, 174 क्लॉज 1 के बारे में बात कर रहा है, 174 क्लॉज 1, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, एडजर्नमेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टाइम टू टाइम वो आपके पास क्या कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, सेशन शुरू कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्विंग द सेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है एडजर्नमेंट, देखिए इसको काट लीजिए आप, ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ द असेंबली के अलावा आपके पास यहाँ पर ये है कि कैंसलिंग द सिटिंग सेशन। तो सिटिंग सेशन तो आपके पास कैंसिल नहीं कर सकता वो, ठीक है, सिटिंग सेशन कैंसिल नहीं कर सकता आपके पास, तो ये गलत बनता है आपके पास। टू एडजर्न द असेंबली एक बार पॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 4, तो ये आपके पास ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हु हैज द राइट टू डिसॉल्व द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसॉल्व तो देखिए आपके पास ये कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, ठीक है, 174 में लिखा भी हुआ है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर आपके पास आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 या फिर आर्टिकल 123, 177 और आर्टिकल 173। देखिए यहाँ पर जो आपके पास आर्टिकल 175 है, ठीक है, वो आपके पास है पावर ऑफ गवर्नर टू एड्रेस द हाउस एंड सेंड मैसेजेस टू देम, ठीक है। आर्टिकल 176 आपके पास क्या है, स्पेशल सेशन ऑफ द स्टेट द गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटर असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है। तो स्पेशल सेशन आपके पास स्पेशल एड्रेस किया जा सकता है बाय द गवर्नर, ठीक है, 176 के थ्रू है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसके अंदर। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 123 लिखा हुआ है,
आर्टिकल 123 आपके पास पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस है, ठीक है। इसके थ्रू आपके पास क्या कहता है, प्रेसिडेंट आपके पास कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है टेम्परेरी बेसिस पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट इस टाइम पर सेशन में नहीं होती एक बात तो, ठीक है, और प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि उसको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डिनेंस के ऊपर बेस है ये तो। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 173 के बारे में, आर्टिकल 173, ठीक है, ये आपके पास है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात तो आपके पास इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और अदर रिक्वायरमेंट जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो होनी चाहिए। और अब देखते हैं आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 आपके पास क्या है? आर्टिकल 177 आपके पास राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेस के ऊपर बेस है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ना, और आपके पास एडवोकेट जनरल है, ठीक है, उनको राइट है कि आपके पास वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो, और वहां पर आपके पास बोल भी सकते हैं, पर हाँ वोट नहीं दे सकते आपके पास। वो बोथ हाउसेस में साथ में, स्टेट लेजिस्लेटर के बोथ हाउसेस में आपके पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्वाइंट सीटिंग में भी वो हो सकते हैं, कमेटी में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बट उनके पास राइट वोट करने का राइट नहीं है, ये आपके पास 177 में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन पेयर इज रॉन्ग? आर्टिकल 161, देखिए आपको याद है आर्टिकल 161? हाँ जी, आर्टिकल 160 तो आपके पास था वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और आर्टिकल 161 था आपके पास वो सस्पेंशन, रिमिट, पार्डन्स, जो कि आपके पास पावर ऑफ गवर्नर है, ठीक है, सेंटेंस को भी रोक सकती है। आर्टिकल 167 आपके पास क्या है? के अंदर आपके पास ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 आपके पास है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। 123 तो आपके पास क्या था कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, यहाँ पर 213 आपके पास पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर द टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। और इसमें भी आपके पास दोनों ही हाउस आपके पास सेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आर्टिकल 165 पे, ठीक है, जो कि आपके पास गलत है जैसे कि आपको दिख ही रहे, ठीक है। ये आपके पास होता है आर्टिकल 165, पहले बात भी की हुई है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, विच विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर नहीं है, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर तो आपके पास आर्टिकल 176 था, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्पेशल सेशन ऑफ द स्टेट गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटर असेंबल टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी द एक्सप्लेनेशन of the above equation. Under which article of the Constitution can the Advocate General of Rajasthan participate in the proceeding of the Rajasthan Legislative Assembly? ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेट वाला तो अभी देखा था ना हमने, पार्टिसिपेट आपके पास कहाँ से 177 के थ्रू, ठीक है। पावर्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, ठीक है, जब आपके पास प्रोसीडिंग कोई चल रही है आपके पास तो एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैज अ राइट टू स्पीक अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अच्छा, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड टू स्पीक अदरवाइज टेक पार्ट, दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्वाइंट मीटिंग में आ सकते हैं पर वोट नहीं मार सकते, ये 177 में लिखा हुआ आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैज टेकन अप, ठीक है, तो ये आपके पास कनाडा से लिया गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनता है ना आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर इन विच ईयर द गवर्नर्स रिलीफ फंड एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान, तो देखिए रिलीफ फंड आपके पास कॉन्स्टिट्यूट हुए थे 14 मार्च 1973। इसका ऑब्जेक्टिव आपके पास ये था असिस्टेंस इन फेमाइन एंड स्कार्सिटी अफेक्टेड एरियाज, असिस्टेंस इन नेचुरल कैलामिटीज सच एज फायर, फ्लड एंड एक्सीडेंट, असिस्टेंस इन केस ऑफ एपिडेमिक, एक्सेसिव रेन, लोकस्ट, हेलस्टॉर्म एंड अदर कैलामिटी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑनरेबल गवर्नर इस चीज को इमीडिएट नीड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास गवर्नर रिलीफ फंड एस्टैब्लिश आपके पास हुए थे कब? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? द गवर्नर शैल डिक्लेयर दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200, ठीक है। देखिए आर्टिकल 200 कहता है कि आपको असेंट टू बिल्स, कहते हैं जब कोई बिल आपके पास पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ द स्टेट और बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेटर इन अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट शैल बी द प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर को दिया जाता है, दोनों ही आपके पास हाउस में पास हो गया तो गवर्नर उस चीज को डिक्लेयर करेगा कि आपके पास वो बिल को पास करना है या फिर होल्ड करना है, ठीक है। और वेदर ही रिजर्व्स, या फिर वो ऐसे भी कर सकता है, रिजर्व कर सकता है उस बिल को ताकि वो प्रेसिडेंट से पूछ सके, इसके बारे में कंसीडरेशन ले सके। 201 में आपके पास क्या? बिल रिजर्व फॉर कंसीडरेशन, ठीक है। जब बिल आपके पास रिजर्व किया जाता है गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट से कंसीडर करवाने के लिए, तो प्रेसिडेंट इस बात को डिक्लेयर करता है कि वो उसको स्वीकार करना है या फिर होल्ड करना है, ठीक है।
वेयर द बिल इज नॉट मनी बिल, अगर बिल आपके पास मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर को कह भी सकता है कि आप उस बिल को रिटर्न कर दें टू द हाउस और हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एज द केस में बी विद सच मैसेज एज इज मेंशन इन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 200, ठीक है, जो कि आपका पास आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, वो सेम मैसेज उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। व्हेन ए बिल इज सो रिटर्न इट शैल बी रिकंसीडर्ड बाय द हाउस, तो ठीक है, बिल रिटर्न हो गया तो वापस से रिकंसीडर होगा, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सच मैसेजेस, और उसके बाद अगर वो पास हो जाता है बाय द हाउसेज और द हाउसेज विद और विदाउट अमेंडमेंट इट शैल बी अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसीडरेशन, वापस से उसे प्रेजेंट किया जाएगा फॉर द कंसीडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बनता है, देखिए यहाँ पर द गवर्नर शैल डिक्लेयर दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बात सही है आपके पास, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द स्टेट, ओके, तो ऐसा है आपके पास, ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है। Under which article of the Constitution can the governor reserve a bill passed by the legislature for the assent of the president, ठीक है, तो ये आपके पास किस में लिखा हुआ है, हाँ जी, ये 200 में लिखा हुआ है आपके पास ये। Under which article does the president take decision on the bill reserved by the governor, ठीक है, वापस आपके पास 201 में आ जाएगा आपके पास प्रेसिडेंट टेक एक्शन ऑन द बिल्स रिजर्व बाय द गवर्नर। 200 में तो आपके पास वो क्या है, अपना डिसीजन बताएगा कि भी हाँ मैं रिजर्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। 201 में आपके पास प्रेसिडेंट उसको डिसीजन देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट नो प्रोसेस शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट फ्रॉम द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस, ठीक है, जब तक आपके पास गवर्नर का टर्म जारी है तब तक उस पर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स या फिर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड स्टेट चीफ्स, ठीक है, 361(2) में लिखा हुआ है no criminal proceedings shall be instituted or continued in any court against the president governor of the state during the terms of office। 361 clause 3 में लिखा हुआ है no process shall be issued by any court for the arrest or imprisonment of the president or the governor of the state during the terms of his office, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है तो 361 clause 3, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर select the correct statement about the power of governor to reserve a bill passed by the legislature फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये तो अभी देख के आए, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इफ इट इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, द बिल इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, if it endangers the position of high court, if the bill relates to compulsory acquisition of property under article 31 clause 3 of the constitution, ठीक है। यहाँ पर आपके पास तीनों ही आपके पास चारों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी सी और ये डी, ठीक है, तीनों ही आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि गवर्नर के पास आपके पास पावर है बिल रिजर्व करने के लिए, ये चारों ही बातों में, ठीक है। पहली तो आपके पास क्या थी, अगर वो डीपीएसपी के विरुद्ध है तो वो आपके पास रिजर्व कर सकता है वो, ठीक है। फिर ये स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा पास किया गया है, ठीक है, द बिल इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो भी आपको रिजर्व कर सकता है। अगर ये हाई कोर्ट की पोजीशन को डेंजर में लग जाता है तो भी रिजर्व कर सकता है वो, ठीक है। और बिल अगर रिलेट करता है आपके पास प्रॉपर्टी एक्विजिशन पर, ठीक है, तो भी रिजर्व कर सकता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है regarding sending the bill for the consideration of the president, the power to reserve for the consideration of the president any bill presented by the state legislature under article 200 subjected to discretion of the governor, ठीक है। The bill can be reserved for the consideration of the president in the following situation। तो पहली सिचुएशन तो आपके पास ये है, the bill appears to be unconstitutional, it is related to the wider interest of the country, indirectly the policy is against the directive principles, is of national importance, endangers the position of high court, it is certainly the discretion of governor to hold the bill of consideration, ठीक है। तो ये बात सही है। The constitution not clear on how long a bill can be withheld and when it should be written, ठीक है। आर्टिकल 51 में चलते हैं, if the Rajasthan Legislative Assembly passes a bill which threatens the constitutional position of the High Court, then the governor of Rajasthan क्या कर सकता है आपको, High Court has a power to issue a report before the bill signed, देखिए ये नहीं है, he will take advice and act accordingly, shall not assent the bill but shall send it to the president, shall be reserved for the consideration, ठीक है। The bill is to be submitted to the chief minister of Rajasthan for his will send it for consideration, shall assent to the bill, देखिए सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऊपर वाला 200 आर्टिकल 200 आपके पास ये कहता है ना नेशनल इंपॉर्टेंस का है, हाई कोर्ट की जो पोजीशन है वो डेंजर में आती है, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट डीपीएसपी है, ठीक है। तो इन कंडीशन में वो आपके पास बिल को विद होल्ड कर सकता है।